एनसीईआरटी कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज होगा इन लिक्विड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पूरी सही भी नहीं है। आज इस वीडियो में इसी मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और देखेंगे कि जेई मेंस में वो हेनरीज लॉ का कौन सा क्वेश्चन आया जिसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत था। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस। देखो, एनसीईआरटी क्या कहता है, लेट से मैंने एक गैस लिया O2, राइट, O2 एज अ गैस, इसको मैंने पानी में डिसोल्व किया, सो O2 एक्वस, राइट, O2 एक्वस। अब इसका जो डेल्टा H निकल के आता है दैट इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। राइट, अब अगर हम इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाए, क्लास 11th इक्विलिब्रियम याद करो भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। राइट, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी। अब देखो, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो O2 कम सोल्यूबल हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड जाने में तो वो ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है ना, O2 पानी के अंदर घुस रहा है। राइट, तो बैकवर्ड अगर जा रहा है तो इसका मतलब वो कम सोल्यूबल हो रहा है। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ लेट्स से O2 डिक्रीजेस। ठीक है भाई, और यही इन जनरल केस भी होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एनसीईआरटी भी यही कहता है। इन जनरल ये सही है। राइट, इन जनरल, जनरल केस, इन जनरल ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ऑलवेज रिमेंबर, some gases, some gases are, some gases are more soluble, are more soluble at high temperature, at high temperature। देखो, इन जनरल तो ये बात बिल्कुल सही है। हम देखो, लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल भी ले लेते हैं कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारी, हमें रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं ना हम, CO2 डिसोल्व है, कि भाई वो लिक्विड उस पर्टिकुलर ड्रिंक के अंदर ही रहे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ही रहे। राइट, तो अगर आप गर्म करोगे तो CO2 बहुत ज्यादा निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। कुछ गैसेज ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सोल्यूबल होती है एट अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर सोलवेंट। इसके बारे में और ज्यादा फर्दर डिस्कशन करेंगे, हम डीप एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, ओके, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया, जो कि अभी हम कंटिन्यू करने भी वाले हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि हेनरीज ने बताया था। हेनरीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल सा लॉजिक बताया कि भाई लेट्स से एक मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें जितनी ज्यादा प्रेशर से आप गैस डालोगे, गैस इंसर्ट करोगे उस सॉल्यूशन में, वो उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी, वो उतनी ही ज्यादा अंदर घुसेगी उस सॉल्यूशन में। तो सिंपल सा लॉजिक बताया था। राइट, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतना ज्यादा वो सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी का पैरामीटर है कि भाई मैं कैसे डिसाइड करूं कि वो जो गैस है वो ज्यादा सोल्यूबल है, भाई उसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। तो हेनरीज ने मोल फ्रैक्शन पकड़ लिया, मैं सोल्यूबिलिटी का पैरामीटर कुछ भी पकड़ सकता था। राइट, तो उसने क्या बोला कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे गैस के इन सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खोलते हैं, सो दैट विल बी प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दिस इज हेनरीज लॉ। राइट, दिस इज हेनरीज लॉ। सिंपल सा है कि भाई जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा गैस का इन लिक्विड सॉल्यूशन। KH क्या है, KH है हमारा ओहो एक सेकेंड, KH है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बारे में देखते हैं भाई, एक कांस्टेंट मेरे को क्या बताएगा एक पर्टिकुलर गैस के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, हर एक गैस का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक सोलवेंट में, वापिस से, हर एक गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक सोलवेंट में अपनी KH वैल्यू है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं O2 की बात करता हूं, O2 का एग्जांपल लिया था। O2 का, O2 गैस का KH की वैल्यू पानी में कुछ भी होगी, पानी में कुछ भी होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। बेंजीन अगर मैं ऐसा सोलवेंट लूंगा तो KH की वैल्यू O2 के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अलग निकल के आएगी।
तो KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो अभी हम देखने वाले हैं। तो टेम्परेचर पे कौन सी गैस है और किस सोलवेंट में आप कर रहे हो, तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करता है KH, ठीक है। ओके, अब टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा और सोलिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है KH का, वो हम देखते हैं। तो दिस इज हेनरीज कांस्टेंट एंड दिस इज हेनरीज लॉ, ठीक है। ओके, अब लेट्स से मैं दो गैस ले रहा हूं, मान लो मैंने दो गैस ली, गैस A एंड गैस B, ठीक है, एंड गैस B। लेट्स से रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मैंने बोला कि गैस A की जो सोलिबिलिटी है वो ज्यादा है गैस B से, राइट। लेट्स से gas A is more soluble than gas B, गैस B, ठीक है। तो अगर गैस A ज्यादा सोल्यूबल है गैस B से, तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूशन में इन विद रिस्पेक्ट टू गैस B। तो मैं क्या लेता हूं, लेट्स से PA इक्वल टू PB कर देते हैं, ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म पर रखते हैं चीजें कि भाई मान लो मैं दोनों को, दो गैस मैंने ली, दो लेट्स से पानी में ही कर रहे हैं, दो बीकर लिए पानी के, दोनों में मैंने पाइप डाल दिए, एक में गैस ए का एक में गैस बी का, और दोनों को ना 1 ATM या 2 ATM या 5 ATM के थ्रू दोनों का प्रेशर सेम रख रहा हूं मैं, दोनों को 5 ATM के थ्रू मैं उस गैस को डिसोल्व कर रहा हूं पानी में। अब मैंने केस ले लिया कि लेट्स से गैस ए ज्यादा सोल्यूबल है, तो मोल फ्रैक्शन ए ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन बी। तो KH में रिलेशन देखेंगे कि क्या निकल के आएगा। तो लेट्स से PA इक्वल टू PB, सो एज, तो इसके बेसिस पे यहीं पर लिख देता हूँ, इसके बेसिस पे इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन A ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन B से। तो अगर मैंने मान लो दोनों गैस को सेम प्रेशर पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, PA इज इक्वल टू KHA मोल फ्रैक्शन A, राइट, एंड PB इज इक्वल टू KHB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्योंकि मैंने PA इक्वल टू PB किया है, इक्वेट करते हैं, ठीक है, इक्वेट करते हैं। सो KHA मोल फ्रैक्शन A इज इक्वल टू KHB मोल फ्रैक्शन B, राइट। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो मोल फ्रैक्शन A बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहां पर लेके आया तो दैट विल बी KHB अपॉन KHA। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन ए ज्यादा है क्योंकि ए ज्यादा सोल्यूबल है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मोल फ्रैक्शन ए ज्यादा है मोल फ्रैक्शन बी से, तो मोल फ्रैक्शन ए बाय बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1, तो ये रेशियो भी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि KHB ग्रेटर देन KHA। अब इसका मतलब क्या है भाई, जो गैस, ध्यान से देखो भाई, कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल थी, ए ज्यादा सोल्यूबल थी, और किसका, KH की वैल्यू ज्यादा निकल के आई, बी की। तो जो गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी उसकी KH की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो KH और सोल्यूबिलिटी में क्या रिलेशन निकल के आया, इनवर्स का, राइट। सो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, राइट, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, ये ध्यान रखेंगे हम। अब अगर मैं मान के चलता हूं वो इन जनरल वाला केस, ठीक है, इन जनरल वाला केस कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी घटी, तो सोल्यूबिलिटी घटी तो KH की वैल्यू बढ़ी, राइट। तो इन जनरल की बात करते हैं। सो इन जनरल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो KH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, इंप्लाइज KH की वैल्यू होगी इंक्रीज, ठीक है। इन जनरल वाला केस लेके चल रहा हूं, ये बात याद रखना, ठीक है। सो इन जनरल आपका ऑब्वियसली तो KH देखो, एक तो O2, भाई कौन सी गैस है, O2 है, हीलियम है, नियोन है, उस पर डिपेंड करेगा। कौन से सोलवेंट में डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, बेंजीन में डाल रहे हो, और कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हो, 30 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हो, तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करता है, राइट। और किस तरह से डिपेंड करता है ये हमने देख लिया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो अब मेरा जो रिलेशन आया हेनरीज लॉ का, दैट इज P ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो अगर मैं प्रेशर, जैसे यहां पर क्या है, वाई एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर,
प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी आपका जीरो है, जीरो इंटरसेप्ट, राइट। और स्लोप क्या हो जाएगा मेरा एम कह रहा हूँ के एच, राइट। सो स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग फ्रॉम जीरो जीरो, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो और एक्सपेरिमेंटली, टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सपेरिमेंटली हम इस तरीके से निकालते हुए, देखो तुम्हें ये डॉट्स दिख रही होगी, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है ये तुम्हें डॉट्स दिख रही होंगी, ये डॉट्स, तो इन डॉट्स को ज्वाइन करके मेरा जो ग्राफ आया ना, इसका स्लोप निकाल के फिर हम के एच की वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं के एच की वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन, देखो साइक्लोहेक्सेन में कर रहा है एट 293 केल्विन, ये तीनों चीज डिफाइन करनी पड़ती है मेरे को, कौन सी गैस कौन से सोलवेंट में कौन से टेम्परेचर पे, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ द लाइन इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, ठीक है, ओके। पूछा गया बहुत बार, जेई मेन हो, ओलंपियाड हो, पूछा गया, नीट हो, पूछा गया ये चीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब लिमिटेशन से बात करते हैं कि भाई हेनरीज लॉ, देखो एक चीज याद रखा करो कि ना हर एक लॉ की अपनी एक वैलिडिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो जो लॉ था आइडियल गैस लॉ, इसकी भी एक लिमिटेशन है, राइट। ये तो हम डिस्कशन यहाँ नहीं करने वाले, बट मैं याद दिला रहा हूँ, वो भी एक लिमिटेशन है कि कहाँ पर आप लगा सकते हो कहाँ नहीं। तो हेनरीज लॉ की भी आपकी एक लिमिटेशन है, वो लॉ कब वैलिड होगा देखते हैं। So it has been observed that Henry's law is valid only and only if pressure is low. तो प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक ठाक ऑप्टिमम होगा, ज्यादा हाई भी नहीं करना, ठीक है, तो वैलिड निकल के आता है। अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया ना, अभी वही दिखाना भी है, प्रेशर अगर आपने बहुत ज्यादा हाई किया, डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो एट हाई प्रेशर द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH की जो बात कर रहा है शोज कंसिडरेबल डेविएशंस, देखने वाले अभी हम ग्राफ से भी। तो द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, भाई वैलिड तभी होगा जब गैस ज्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल CO2, H2S, NH3, HCl ऑल हैव हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो इनके लिए हम हेनरीज लॉ नहीं फॉलो करते, क्योंकि निकल के नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल भी नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर HCl का तो अभी हमने केस देखा है, अरे HCl का केस देखा लेकिन किस में, साइक्लोहेक्सेन में, पानी में नहीं, राइट, पानी में नहीं, ध्यान रखो। तो ये जो गैसेस है पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, तो इनके लिए हेनरीज लॉ वैलिड नहीं निकल के आता। अच्छा एक इंटरेस्टिंग केस है ये, कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट इट्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस dramatically if the solution contains hemoglobin या myoglobin, so deviation occurs। ठीक है, क्लास 10th निकल गई, 11th में भी नहीं पढ़ा इतना, बायो वाली चीजें हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है कि पानी में ना O2 स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो हेनरीज लॉ वैलिड निकल के आता है, ठीक है, अप टू अ प्रेशर रेंज, अप टू अ टेम्परेचर रेंज, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है O2 गैस, ऑब्वियसली हमें पता ही है बायो कैसे काम करती है हमारे अंदर। सो इसके लिए हेनरीज लॉ वैलिड नहीं निकल के आता, स्पेशल केस है, ठीक है, ओके। चलो थोड़े जेई मेन से क्वेश्चंस करते हैं। जेई मेन का एक क्वेश्चन है, तो हेनरीज कांस्टेंट इन किलो बार, ये बात याद रखना, यूनिट क्या निकल के आ रही थी हमारी हेनरीज कांस्टेंट की, यूनिट निकल के आ रही थी भाई, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। तो जो प्रेशर की यूनिट वही KH की यूनिट, तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, यूनिट विल बी ऑफ प्रेशर, ठीक है। टोर हो गया, बार हो गया, ATM हो गया, MMHg हो गया, जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की यूनिट हो जाएगी, राइट, ओके। सो क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 गैसेस दे रखी है और KH की वैल्यू दे रखी है किलो बार में 50, 2 2 इंटू 10 की पावर -5, 0.5, ठीक है। इन वाटर, सो डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है 1 ग्राम पर ml, वही है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 298 केल्विन, ठीक है, ओके। सो दिस टेबल इंप्लाइज दैट, चार ऑप्शन से सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन, अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। भाई मुझे एक बात बताओ, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी उतनी ही कम, अभी हमने देखा, राइट, सोल्युबिलिटी उतनी ही कम KH और सोल्युबिलिटी में, तो KH की वैल्यू जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी उतनी ही कम, उतनी ज्यादा नहीं, इनवर्स रिलेशन है। सो ये ऑप्शन हो गया मेरा, अल्फा इज द हाईएस्ट सोल्वेंट वाटर एट अ गिवन प्रेशर। ये तो गलत हो गया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू केएच, अल्फा के लिए केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बाकी सबकी कम है। किसकी सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, दैट विल बी दिस गामा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया मेरा। सोल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन, गामा है ये,
इज लोअर देन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे डाटा दे रखा है, ठीक है, 308 केल्विन पे डेटा नहीं दे रखा। देखो ये ना बहुत ट्रिकी रहता है जेई मेन, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, आगे चल के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तब तुम्हें दिखाऊंगा मैं कि जेई मेन एक ही कंसेप्ट में यहाँ तो सही मान रहा है, यहाँ गलत मान रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई हमारे लिए। तो हमें पता कैसे डील करना पड़ता है। अगर ये स्टेटमेंट सही होगा अगर ये दोनों स्टेटमेंट गलत है तो, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो इस स्टेटमेंट में अभी रखते हैं हम क्वेश्चन मार्क, ये सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी तो यही कहता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी घटेगी, वही बोल रहा है सोलिबिलिटी ऑफ गामा इज लो 308 केल्विन पे लोअर है। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ, अगर ये दोनों ऑप्शन गलत है तो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, द प्रेशर ऑफ अ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। चलो इसको तो ये तो न्यूमेरिकल आ गया, सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 55.5 मोलल का मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई क्योंकि सॉल्वेंट मेरा पानी है, तो भाई 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में जो मोल्स है सोल्यूट के, दैट इज 55.5, इसका मतलब ये है 55.5 मोलल का। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, अच्छी बात क्या है कि ये तो हमें याद ही रहता है, 1000/18, ये तो हमें याद ही रहता है 55.555, तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से 55.5 ले लूंगा, 55.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन दोनों के इक्वली मोल्स हैं, दोनों के इक्वली मोल्स है, तो हाफ ही निकल के आएगा, बट स्टिल मैं लिख भी देता हूँ, मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अब मोल्स ऑफ गैस कितने हैं भाई, 55.5 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गैस 55.5 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 55.5, कितना निकल के आया, हाफ। आना भी है, इक्वल मोल्स हैं, राइट। ओके, तो मोल फ्रैक्शन गैस निकल के आया हाफ। अब ये लगाते हैं हेनरीज लॉ, तो प्रेशर ऑफ दी, किसकी बात कर रहे हैं हम, लेट्स से गामा, प्रेशर ऑफ गामा विल बी इक्वल टू के एच ऑफ दी गामा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा, ये तो हाफ निकल के आया। के एच की वैल्यू कितनी है, अब देखो प्रेशर जो पूछ रहा है वो बार में पूछ रहा है, के एच की वैल्यू फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का तो बाय डिफॉल्ट ही ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। हेनरीज लॉ की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किलो बार में है, सो के एच की वैल्यू गामा के लिए है 2 इंटू 10⁻⁻5 किलो इंटू 10⁻3, तो ये किलो से ये बार में आ गया, ठीक है, इंटू 1/2, सो ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻5 10⁻3 10⁻⁻2, राइट, 10⁻⁻2 बार, तो ये है 1 बार, नहीं ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन डी, द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा, तो सेम ही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं अगर, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू के एच ऑफ डेल्टा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा। अब क्योंकि 55.5 मोल है अभी हमने निकाला, 1/2 ही निकल के आएगा मोल फ्रैक्शन, और के एच की वैल्यू देख लेते हैं बस, तो के एच की वैल्यू कितनी है डेल्टा के लिए 1/2, लेकिन ये किलो बार में है तो इंटू 10⁻3 बार में हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ गया भाई, 1000 डिवाइड बाय 4, तो 250 आ गया, ये तो 250 बार, तो 250 बार, बिल्कुल बात सही। देख लो अब मैं ये ऑप्शन गलत कर दूंगा, ठीक है, अब मैं ये ऑप्शन गलत कर दूंगा, ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं है पूरी सही, प्लीज ध्यान रखो इस चीज का। और अभी मैं आगे चल के तो और एक तगड़ा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो दिस वाज जेई मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे साल कौन सा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी जेई मेंस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। एक तो ना बच्चों ध्यान से मेरी बात सुन लो, बहुत हर साल मुझे ना एक ये कॉमन मिस्टेक मिलती है, सर हमने ना करेक्ट पहला ऑप्शन पढ़ा वो करेक्ट निकल के आया, मैंने टिक कर दिया, अरे पढ़ तो लो, नोट करेक्ट पूछ रहा है वो, नोट करेक्ट, नोट करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है, बहुत क्लासिकल मिस्टेक होती है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ये तो स्टेटमेंट सही है, ये तो स्टेटमेंट क्या है, ये तो हेनरीज लॉ की ही स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ऑब्वियसली भाई O2 गैस का अपनी एक केएच वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पानी में, और लेट्स से N2 गैस की अपनी एक केएच वैल्यू है, क्योंकि डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि मुझे बताना है इनकरेक्ट। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड,
ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि KH और सोल्यूबिलिटी में क्या रिलेशन था, इनवर्स। तो जितना KH की वैल्यू ज्यादा, सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH हायर द सोल्यूबिलिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये मेरा आंसर हुआ। स्टिल हम फोर्थ देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अब देखो, ये भी तो इन जनरल वाला केस है, लेकिन कई बार कई जगह जेई मेन मान लेता है ये चीज सही, कई जगह वो नहीं मानता। ठीक है, अब अगर ये चीज सही है तो ये भी सही होना चाहिए था। यहाँ पर देखो मैं कैसे डील कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये हर साल ना बच्चे पूछते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है या ज्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, मैं वो देख रहा हूँ। ये इन जनरल सही हो गया तो ये तो कभी भी सही नहीं होने वाली, इसलिए ये आंसर लिख रहा हूँ मैं। है तो सही ये भी नहीं, KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन हाँ ये उतनी गलत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम केसेस के लिए वैलिड निकल के आता है, लेकिन ये तो किसी के लिए भी नहीं निकल के आएगा, इसलिए ये थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर गलत हुआ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, एक लोता जे एडवांस में जो हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है वो है ये 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 जे एडवांस है, या आईटी जे बोल दूं। ठीक है, एक लोता हेनरीज लॉ पे यही है, अभी तक कोई उससे पहले भी नहीं, जहां तक मुझे याद है उससे पहले नहीं, उसके बाद तो है ही नहीं। ठीक है, okay, so the Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is इतना। तो KH की वैल्यू दे रखी है भाई। ठीक है, एक सेकेंड, सो लिख लेते हैं कहीं। तो KH की वैल्यू N2 गैस के लिए विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 ATM। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने करी थी गलती, ध्यान से देखना। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर dissolved in 10 moles of water and at 298 Kelvin of 5 atm pressure is। क्लासिकल गलती, प्रेशर ऑफ N2 ले लूंगा 5 atm, KH मैंने ले लिया 10 की पावर 5, मोल्स ऑफ N2 निकालोगे आप। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 निकालोगे, गलत हो गया ये। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर लगेगा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो 5 atm प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर फ्रॉम एयर लिखा है ना, दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर, दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर। क्लासिकल मिस्टेक, और बहुत अच्छा जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। प्रेशर ऑफ एयर है ये, तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर। राइट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस निकालो, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। मोल, इसमें ऐसे लिख देता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। और ये कैसे, कहां से हम ये लिख रहे हैं, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर नहीं है ये याद, मैंने रोल्स लॉ पे वीडियो बनाई हुई है, उसमें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझा रखा है, प्लीज एक बार वो देख लो। ठीक है, अगर ये नहीं है याद। तो प्रेशर ऑफ N2 सबसे पहले निकालो, प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन कितना है एयर में 0.8, 0.8 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, तो 4 ATM। ठीक है, 4 ATM। अब N2 का वो लगाओ, P ऑफ N2, हेनरीज लॉ लगाएंगे भाई, KH ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, जो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। भाई मोल्स ऑफ वाटर कितने, 10 मोल्स, और अगर आप कोई भी ऑप्शन देखोगे बहुत कम नंबर ऑफ मोल्स है, और ये एनसीईआरटी भी कहता है कि आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, KH ऑफ N2 इनटू मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। मतलब अगर आप प्लस मोल्स ऑफ N2 भी कर दोगे आंसर गलत नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वही निकल के आने वाला है। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना निकल के आया, 4 ATM। 4 इज इक्वल टू KH कितना है भाई, KH कितना है, ये रहा 10 की पावर 5 इंटू मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं भाई, 10। ठीक है, सो ये हो गया 4, implies moles of N2 will be equal to 4 into 10 की पावर -4। ठीक है, 4 into 10 की पावर -4 कितना आ गया, ये रहा। देखो अगर मैं 4 की जगह ये जो टोटल पार्शियल प्रेशर N2 का 5 रखता तो ऑप्शन क्या आ जाता,
5 इंटू 10⁻⁻4 दिख भी रहा है भी ऑप्शन। जे एडवांस तो खेलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द ओनली जे एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम दी हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पे ना जे एडवांस ने और क्वेश्चन बना नहीं रखे, तो मुझे समझ में नहीं आता ये अच्छी बात है गंदी बात है, ठीक है। तो इसमें बस एक ही ट्रिक थी कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना था, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है यूएस नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का क्वेश्चन। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना बहुत सारी कंट्रीज के ना केमिस्ट्री ओलंपियाड स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। उसमें जो जेई मेन जे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। एंड दिस वन इज फ्रॉम यूएस नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हेनरीज लॉ पे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर ना एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि इन जनरल हम स्पेसिफिकली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो नहीं यूज करते, बट आपको पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज पी ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन है हेनरीज लॉ का जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं इंडिया में, तो टू बी वेरी फ्रैंक हम नहीं करते, बट हमें पता होना चाहिए। वो क्या एक्सप्रेशन है? वो एक्सप्रेशन है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी कैसे डिफाइन कर रहा है वो देखते हैं। इज इक्वल टू के, या यहाँ पर स्मॉल लिख देता हूँ, के इनटू प्रेशर ऑफ द गैस, ये भी डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर वो सोल्यूबिलिटी किस टर्म्स में डिफाइन कर रहा है? जैसे यहाँ पर वो सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस में डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ वो सोल्यूबिलिटी किस तरह से डिफाइन कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल टू सम हेनरीज कांस्टेंट। ये दूसरा कांस्टेंट है, ये के एच वाला नहीं है, इसलिए मैंने स्मॉल के लिखा है, राइट, इनटू पी ऑफ द गैस, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन पे ये केमिस्ट्री ओलंपियाड, यूएस नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस KO2 इज, एक सेकंड, KO2 इज 1.3, तो K की वैल्यू कितनी है? 1.3 इंटू 10⁻⁻3 यूनिट। देखो अगर ये KH होता तो यूनिट क्या होनी चाहिए थी? प्रेशर की, मोलैरिटी ATM इनवर्स। और यहां से भी तो वही आएगी यूनिट, यहां से भी तो वही आएगी, क्या हो जाएगा? मोलैरिटी अपॉन प्रेशर, मोलर इनटू प्रेशर इनवर्स, जो भी है, ATM है, बार है, जो भी है, राइट। तो ये एक नया एक्सप्रेशन है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर पी ऑफ द गैस निकालना है, O2 कंसंट्रेशन, मोलैरिटी दे रखी है। सो मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 2.3 इंटू 10⁻⁻4। तो P ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? मोलैरिटी अपॉन के, मोलैरिटी कितना है? 2.3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन के 1.3 इंटू 10⁻⁻4। क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाऊंगा। आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.18 ATM। तो मुझे तो पता है ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो 0.18 ATM, ये क्वेश्चन का मेरा जो मेन मकसद था, ठीक है, मेरा जो मकसद था वो ये था कि भाई दूसरा एक्सप्रेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए हेनरीज लॉ का, ठीक, जो कि इतना, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, इतना इंडिया में यूज होता नहीं है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलो अब चलते हैं थोड़ा डीपर एनालिसिस ऑफ हेनरीज लॉ। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम थोड़ा टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है थोड़ा और देखेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि हाई प्रेशर पे डेविएशन स्टार्ट हो जाता है? लिमिटेशन क्या थी कि प्रेशर लो होगा तभी जाके वैलिड निकल के आता है हेनरीज लॉ। अगर प्रेशर आपने बहुत हाई कर दिया, डेविएशन स्टार्ट होते हैं। ध्यान से देखो, अब ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर, उल्टा भी कर सकता हूं, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, सेम ही स्ट्रेट लाइन आने वाली है। सो वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ N2 एंड H2 वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो जो सोल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, आइडियली जो हमारा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 0 0, स्लोप सेम। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हेनरीज लॉ के बेसिस पे बनाया गया है। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये H2 का है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये N2 का है। और जो ये सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है ये है एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा, जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आ रहा है N2 और H2 का, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि हाई हाई, जितना ज्यादा मैं प्रेशर हाई कर रहा हूँ, डेविएशंस देखो, डेविएशन अगर नहीं होता तो ये जो सॉलिड लाइन है और ये जो डॉटेड लाइन है, इट शुड मर्ज मर्ज होना चाहिए था। डेविएशंस हो रहा है तभी तो ये सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन अलग हो गई, ठीक है। तो ये डेटा क्या बता रहा है देखते हैं। अप टू 100 ATM N2 obeys Henry's law and is essentially linear। तो 100 ATM कहाँ है मेरा? ये है।
तो वो कह रहा है यहाँ तक है ना, ये जो डॉटेड लाइन है और जो एक्चुअल डेटा है जो मैंने थियोरेटिकली बनाया N2 का और जो एक्चुअल डेटा वो मर्ज कर रहा है, तो यहाँ तक तो हेनरीज लॉ फॉलो कर रहा है N2। लेकिन उसके बाद क्या है, above 100 atm the N2 plot shows increasing deviations from Henry's law line, जो डॉटेड लाइन है मेरी, because of the dependency of kh on pressure, जो कि इन जनरल नहीं होता, ठीक है। dependency of kh on pressure and deviation of the gas from ideal gas behavior। इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो N2 तो अप टू 100 atm वैलिड निकल के आ रहा है, ओबे कर रहे हैं हेनरीज लॉ को। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे डेविएशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब जो वो KH वैल्यू है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करने लग गया अब वो, ठीक है, जो कि इन जनरल हम नहीं करते। और वो जो गैस है वो भी आइडियल गैस नेचर से आपका हट जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने N2 का जैसे दिखाया वैसे मैं H2 का दिखा रहा हूँ। तो सिमिलरली H2 ओबेज हेनरीज लॉ अप टू 200 atm, ठीक है। तो भाई 200 atm तक वो वैलिड है, उसके बाद डेविएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस थोड़ा एक स्पेशल केस दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को N2 और H2 का, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहां से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कोई भी गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी और दूसरे सॉल्वेंट या दो अलग अलग सॉल्वेंट पे उनकी KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। सम वैल्यूज ऑफ KI मतलब KH ही है यहाँ पर, KI फॉर गैसेज इन वाटर एंड इन बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस। H2 की वैल्यू के H2 के लिए KH की वैल्यू किलो बार, दोनों में किलो बार है। H2 की वैल्यू H2 की वैल्यू कह रहा हूँ बार बार मैं, H2 के लिए KH की वैल्यू पानी में 71.7, H2 के लिए KH की वैल्यू बेंजीन में 3.93। सिमिलरली N2O2 CO आर्गन CH4 C2H6 सबके लिए ये पानी में KH की वैल्यू और ये है बेंजीन में KH की वैल्यू। ऑब्जर्व करो, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ऑब्जर्व करो। KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए H2 N2O2 CO आर्गन CH4 C2H6 पानी में KH की वैल्यू ज्यादा है हर एक गैस की विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। देखो 71.7 3.93, 86.4 2.27, 44.1 1.24, 58.8 1.52 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये सारी गैसेस केमिकल बॉन्डिंग, सारी गैसेस भाई कौन सी गैसेस है, ये सारी नॉन पोलर है, राइट। ऑल्दो इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी है नो डाउट, बट स्टिल gases are more soluble in benzene than in water at 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऑल दी गैसेस आर नॉन पोलर, इसको छोड़ के, ठीक है। एंड बेंजीन इज ऑल्सो नॉन पोलर, सो लाइक डिजोल्व लाइक वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन जनरल ऐसा निकल के आता है। और ऑल्दो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि H2 में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से बहुत कम सोल्यूबल होती है गैसेस विद रिस्पेक्ट टू दी अदर सोलवेंट। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो नहीं है, दिस वॉज द प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ध्यान से देखना, जो आप लोगों ने पढ़ा अनलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाना मुश्किल नहीं होता, अनलर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। एनसीईआरटी ने क्या बोला कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोलिबिलिटी घटेगी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। अब एक्चुअल डेटा क्या कहता है, ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन वाटर कुछ गैसेस के लिए, और गीगा पास्कल में है ये डेटा, तो ये एक्चुअल डेटा है एक्चुअली, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, N2O2 CH4। भाई थियोरेटिकली क्या होना चाहिए था, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं भाई KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए, भाई हाँ वो बात अलग है, हीलियम ऊपर आएगा, नियोन नीचे आएगा, N2, क्योंकि नोबल गैसेस कम सोल्यूबल है, इनके लिए वैंडरवॉल फोर्सेस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तो ये ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। तो भाई ये तो इंक्रीज ही होना चाहिए था ना KH की वैल्यू, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी घटती है। नहीं, डेटा क्या कह रहा है, अप टू अ सर्टेन लिमिट ऊपर जाएगा एक टेम्परेचर तक, उसके बाद KH की वैल्यू घट रही है। ध्यान से देखो, हीलियम के लिए ऊपर गया नीचे आया, नियोन के लिए ऊपर गया नीचे आया, फिर N2 के लिए मैक्सिमा नीचे, O2 के लिए ऊपर मैक्सिमा फिर नीचे, फिर सिमिलरली CH4। हर एक गैस का सेम ही पैटर्न है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से क्या हो रही है, अब गैसेस ज्यादा सोल्यूबल हो रही है, ठीक है। तो
तो ये बहुत ही, अब इसको मैं इंटरेस्टिंग बोल दूं, वियर्ड बोल दूं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो आप देख लो कि आपको कौन सा शब्द यूज करना है, बट प्रिंसिपल तो यही है भाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा तो यही है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो द सोलिबिलिटी ऑफ मोस्ट नॉन पोलर गैसेज, जनरली इन जनरल नॉन पोलर गैसेज के बारे में बात करते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ मोस्ट नॉन पोलर गैसेज इन वाटर गोज थ्रू अ मिनिमम, भाई केएच की वैल्यू मैक्सिमम, तो सोलिबिलिटी मिनिमम, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब वो ज्यादा सोल्यूबल है। अब मिनिमम एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मैक्सिमा इन दिस कर्व, इस वाले कर्व में corresponds to the minima in solubility as KH is directly inversely proportional to the solubility। तो KH की वैल्यू मैक्सिमा, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिनिमम सोल्यूबिलिटी, लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया सोल्यूबिलिटी घटती है। एक और ग्राफ निकल के आता है, ये तो है KH वर्सेस टेम्परेचर, ये है K इनवर्स K की पावर -1। डेटा निकालते हैं लोग इस तरह से, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, तो K इनवर्स वर्सेस टेम्परेचर, ये भी सेम ही ग्राफ है, ठीक है, ये सेम ही ग्राफ है। इससे भी हमें वो ही सेम इन्फॉर्मेशन पता लग रही है जो इससे पता लग रही है। भाई 1/k की मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 1/k की वैल्यू घटनी चाहिए, क्योंकि 1/k की वैल्यू घटेगी तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, इनवर्स था, तो घट रही है मिनिमा, फिर उसके बाद ऊपर जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये नीचे था, राइट। दोनों सेम ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस हमें ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे आया ये जेई मेन का क्वेश्चन, जिसने बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया। क्यों? अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन, लेट से मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, मैं तो भाई एनसीईआरटी को एनसीईआरटी को पूरा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मान के मैं तो ये कह देता कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से केएच की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो केएच की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें तो बढ़ के घट रही है, गलत। इसमें घट के बढ़ रही है, ये भी गलत। इसमें बढ़ के घट रही है, ये भी गलत। इसमें इंक्रीज हो रही है, भाई ये आंसर है, बट यह नहीं है आंसर, हमने अभी देखा। इन दोनों में से आएगा आंसर। ये तो के इनवर्स वाला था, याद करो, ठीक है, ये तो के इनवर्स वाला था, ठीक है। के एच वर्सेस टेम्परेचर। सो which of the following graph correctly represents the plot of KH at 1 bar for gases in water versus temperature। तो इन दोनों में से देखना है O2 N2 हीलियम ना, हीलियम नोबल गैसेज कम सोल्यूबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी O2 N2, हमने देखा भी था। तो हीलियम ऊपर है, वहां पर हीलियम नीचे थी। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है ये आई मीन थोड़ा सा अतरंगी है, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हेनरीज लॉ, ट्रस्ट में ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होगी तो क्वेश्चन रुकता ही नहीं है, टक 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 खत्म होता है। केमिस्ट्री आसान है, ट्रस्ट में, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, इवन मैंने भी ये गलती करी थी व्हेन आई वाज द जेई एस्पिरेंट। सिर्फ थ्योरी पे ऐसे वाले माइंडसेट मत रखना कि थ्योरी पे, जब तक मैं थ्योरी पे पीएचडी ना कर लूँ ना, तब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा ही नहीं ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की। भाई थ्योरी एक बार पढ़ो, ठीक है, मन कर रहा है एक बार और पढ़ लो, अरे थ्योरी तो कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, तब जाके मेरी अच्छा इस प्रॉब्लम से समझ में आया ये थ्योरी कहना क्या चाह रही थी। कई बार तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कह रही है थ्योरी, तो ठीक है। सो दिस वाज अप टू, सो ये जो हमने पढ़ा है ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी एज वेल एज प्रेशर डिपेंडेंसी, जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री। ओके, बाय।